तो हाँ देखिएगा, ये इसके पहले वाला थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो गया था। तो यहाँ तो बताया था आपको EFGH, ठीक है ना, EFGH, ये देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन है। वेक्टर ई की जगह पे क्या हो जाएगा, EXI। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, क्योंकि जो EFGH है यहाँ का जो वैद्युत क्षेत्र है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अलग होगा। अगर आपने EX परिमाण का वैद्युत क्षेत्र यहाँ माना हुआ है तो यहाँ का जो परिमाण है वो EX डैश होगा। तो ये क्या हो जाएगा, EX डैश इंटू आई। DA की जगह क्या होगा, वही होगा, DY/DZ परिमाण होगा, और क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वो इस पर देखो खींची गई जो अभिलंबोत रेखा होगी बाहर की तरफ होगी, यानी आई। तो आई से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्लियर बात हो गई, बराबर क्या हो गया, 0। अब देखो सही है, ये वेक्टर ई डॉट डी ए इतना लिखा गया है, वेक्टर ई डॉट डी ए इतना लिखा गया है। दोनों में केवल EX डैश का डिफरेंस है, क्योंकि दोनों जगह पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो थोड़ी अलग होगी, तो घटक उसके अलग हो जाएंगे। बाकी क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा है वो भी अलग होगी। एक की जगह जो है -I होगा, क्योंकि इधर इस पृष्ठ पर खींची गई अभिलंबित रेखा इधर की तरफ होगी, इस पृष्ठ पर खींची गई अभिलंबित रेखा इधर की तरफ होगी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया काम हमारा। ठीक है, चलिए अब हो जाएगा ये इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करोगे तो हो जाएगा EX, दिख रहा है, DY/DZ, I इंटू आई करोगे तो क्या होगा, I डॉट आई मान 1 होता है, लेकिन माइनस लगा है तो यहाँ लिख दिया माइनस हमने। ठीक है ना, चलिए अब प्लस, अब यहाँ जाओ, EX डैश होगा, और यहाँ पर क्या होगा, I डॉट आई का मान 1 होगा, और यहाँ हो जाएगा DY/DZ बराबर 0। फिर इंटीग्रेशन, यहाँ पे EX डैश ये वाला प्लस में है, और ये -EX ये माइनस में, इसको एक साथ कर लिया, और DY/DZ दोनों को जोड़ दिया हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। तो दोनों में DY/DZ है, कॉमन ले लिया, और यहाँ EX डैश पॉजिटिव है, ये EX माइनस निगेटिव है, हमने बराबर 0 कर दिया। अब देखिए इस पूरे का जो इंटीग्रेशन है वो 0 के बराबर है, ये बात क्लियर हो रही है। इस पूरे का जो इंटीग्रेशन है वो 0 के इक्वल है। तो इसमें क्या होगा, या तो DY/DZ का मान 0 होगा, DY/DZ का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि DY जो है वो 0 हो जाएगा तब तो पृष्ठ ही 0 हो जाएगा इसका, और DZ 0 हो जाएगा तो भी पृष्ठ 0 हो जाएगा। तो ये 0 नहीं हो सकता, DY इंटू DZ का मान 0 नहीं हो सकता। तो किसका मान 0 होगा, EX डैश माइनस EX, इसका मान 0 होगा। EX डैश माइनस EX का मान 0 अगर हो जाए तब ये 0 हो सकता है, लेकिन EX डैश माइनस EX का मान भी 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर इसका मान 0 कब हो सकता है, EX डैश माइनस EX का मान 0 कब होगा, या तो EX डैश का मान 0 हो और EX का मान 0 हो, दोनों मान 0 हो जाएं तब ये 0 हो सकता है। ठीक है ना, या दोनों मान अलग अलग 0 हो तो 0 में 0 जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बात, लेकिन दोनों 0 हो नहीं सकते, क्योंकि अगर दोनों 0 हो जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी, और ये तीव्रता हमारी जब शून्य हो जाएगी तो इसका मतलब कि जो प्रकाश है वो गति कर ही नहीं रहा है, तो ये 0 नहीं हो, अलग अलग 0 नहीं हो सकते हैं। या एक कंडीशन और है कि ये दोनों 0 हो जाएं, अर्थात EX डैश का मान अगर EX के इक्वल हो जाए तो भी ये मान 0 हो सकता है, घटाएंगे आप 0 आ जाएगा। लेकिन ये भी नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि अगर प्रकाश तरंग जो है गति कर रहा है तो एक ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थानों पर नहीं हो सकती है, दोनों में कोई कुछ न कुछ डिफरेंस रहेगा ही। तो ये सारे मान आपके जो है वो गलत आ रहे हैं, अर्थात इसकी वैल्यू जो है 0 नहीं हो सकती। ठीक है ना, और जबकि इतनी वैल्यू 0 आई हुई है तो ये मान गलत क्यों आ रहा है, ये गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पहले ही गलत मान रखा था। हमने मान रखा था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्घ्य होती है, मतलब उसी दिशा में कंपन करते हैं प्रकाश तरंगों के कण जिस दिशा में प्रकाश तरंगें चलती हैं। ठीक है, तो ये हमारा मानना गलत था, इसलिए प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति होती है वो क्या होगी, कैसी प्रकृति होगी, अनुप्रस्थ प्रकृति होगी। ठीक है, तो अब आप इसको ध्यान कर लीजिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। जैसे हमने समझाया है वैसे आप वीडियो सुन करके एक बार दो बार इसको प्रूफ कर लेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे इसको। ठीक है ना, चलिए इसमें अब चैप्टर खत्म हो गया है, थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों के जो अभिलक्षण है, गुण मतलब, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण आपको बताना है। ठीक है ना, गुण में याद ध्यान दीजिए, जैसे
विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं इनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना, मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये आप जानते ही पहले से, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती इनके लिए। एक हो गया। ये जो है सीधी रेखा में चलती हैं, ये भी आप जानते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में ये चलती हैं, ठीक है ना। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो हैं ये त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं, त्वरित आवेश द्वारा, त्वरित आवेशों द्वारा ये द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये कहने का मतलब कि जब त्वरित आवेश होंगे अर्थात बहुत तेजी के साथ विद्युत धारा, उच्च प्रत्यावर्ती धारा किसी परिपथ में प्रवाहित होती है तो वहीं पर ये उत्पन्न होते हैं, जो एनर्जी निकलती है वही एनर्जी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है, ठीक है ना। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है अभी बताया आपको, इनकी क्या विशेषता है, इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अब तो आप नहीं भूलेंगे इसको, इनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो वैद्युत क्षेत्र के वेक्टर होते हैं उनका जो आयाम है E0 दिखाते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र के वेक्टर होते हैं उनका आयाम है जो B0 है। इन दोनों का जो रेशियो होता है कल प्रूफ किया गया था, कल प्रूफ किया गया था कि इन दोनों का जो रेशियो है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, अर्थात C के बराबर होता है। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। दूसरा, वैद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की चर्चा कल हुई थी। UE बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन 0 E², ये वैद्युत ऊर्जा घनत्व है। और UM अर्थात चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की वैल्यू होती है 1/2 B²/μ0। तो ये विद्युत ऊर्जा घनत्व है, ये वाला पहला वाला, ये चुंबकीय ऊर्जा घनत्व है, ठीक है ना। और क्या अगला इसका वो गुण है, आपको कल बताया गया था कि वैद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व दोनों की वैल्यू बराबर होती है, अर्थात जब कोई विद्युत चुम्बकीय तरंग चलती है तो वैद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा क्या होती है, इक्वल होती है। समझ गए। अगला इसका एक और गुण बता दें आपको कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जब चलती हैं तो जो वैद्युत क्षेत्र के वेक्टर कंपन करते हैं, वैद्युत क्षेत्र के जो वेक्टर कंपन करते हैं, ठीक है, उसी के कारण जो है दृष्टि प्रभाव उत्पन्न होता है। दृष्टि प्रभाव यानी हमारे आंख में जो देखने की क्षमता आती है वह विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो वैद्युत क्षेत्र के वेक्टर स्थित होते हैं उन्हीं के कारण आती है, अर्थात वैद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं वह दृष्टि प्रभाव उत्पन्न करती हैं, ठीक है। और उसमें जो वैद्युत क्षेत्र के वेक्टर होते हैं उसके कारण ही ऐसा उत्पन्न हो पाता है। समझ गए बात को। अब विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम बता दें आपको। देखिए बहुत सारी कई प्रकार की जो है तरंगे हैं, इसमें जो है सबसे जो उच्च जिनकी आवृत्ति है उसमें कौन सी है, गामा किरणें। कौन सी है, नंबर 1 गामा किरणें, नाम नोट कर लीजिए। नंबर 2 पर हैं एक्स रेज, यह एक्स किरणें। एक्स किरणों खोज किसने किया बताइए, रंजन ने किया था, ठीक है ना। गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर जो है पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण। चौथा जो है दृश्य विकिरण, क्या होता है, दृश्य विकिरण। पांचवा क्या होता है, अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण। छठवां कौन सा है, सूक्ष्म तरंगे या माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगे। सातवां कौन सा है, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, ठीक है ना। ये इतनी तरंगे हैं, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों में ही सब आती हैं। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो हैं, ऐसे प्रकाश हमारी आंख पर जब पड़ता है तो वो दृश्य प्रभाव उत्पन्न करता है, तो उसको तो हम कहते हैं दृश्य विकिरण। इसकी जो तरंग दैर्घ्य आपको पता ही होगा 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, 4000 to 7800 तक होती है, ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर भी तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश होते हैं, इसके नीचे भी तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश होते हैं। 4000 के नीचे भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी विकिरण, और 7800 एंगस्ट्रॉम के ऊपर भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंफ्रारेड, ठीक है ना। तो प्रकाश जो है वास्तव में अनंत रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए 7 तरह की तरंगे ये मुख्य हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी विकिरण, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। गामा किरणें जो होती हैं इनकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है, ठीक है, और इनकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। एक्स किरणों की जो आवृत्ति होती है वो गामा किरणों से कम। देखिए ये आवृत्तियों के घटते क्रम में लिखा गया है,
इसको आप ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति के घटते क्रम में लिखा गया है इसको, और तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो सबसे नीचे यहाँ पर क्या है, रेडियो तरंगे हैं, तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति इन सब में सबसे कम होती है, और जो तरंग दैर्घ्य होती है इन सब में सबसे अधिक होती है। ठीक है ना। जो पराबैंगनी विकिरण है इसकी आवृत्ति जो होती है वह दृश्य विकिरण से ज़्यादा होती है, लेकिन जो तरंग दैर्घ्य होती है पराबैंगनी विकिरण की वो दृश्य विकिरण से कम होती है। अवरक्त जो इंफ्रारेड है वो लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है उससे ऊपर की तरंग दैर्घ्य की बात हो रही है। तो अवरक्त विकिरण की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो तो ज़्यादा होती है, लेकिन जो आवृत्ति होती है अवरक्त विकिरण की वो दृश्य विकिरण से कम होती है। तो आपकी किताब में एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट के हिसाब से आपको ये ध्यान देना है कि कौन कौन सी तरंगे हैं, या और ये क्रम तो आपको निश्चित रूप से याद ध्यान देना है। ये बहुत से परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, ठीक है ना। जो जीएस की परीक्षा होती है उसमें पूछते हैं इसको कि किस तरंग की आवृत्ति ज़्यादा होती है, किसकी आवृत्ति कम होती है। तो आपकी किताब में जो दिया गया है उसमें ये भी दिया गया कि इनका उत्पादन कहाँ होता है, कैसे हो। जैसे ये मान लीजिए गामा किरणें हैं तो इनका उत्पादन कहाँ होगा, परमाणुओं के नाभिकों का विघटन होने से इनका उत्पादन होता है। ठीक है। न्यूक्लियर प्रोसेस जब नाभिक विखंडन होता है तो एक न्यूट्रॉन के बदले 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर गामा तरंगे बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ निकलती हैं। तो जैसे एक्स किरणें हैं, एक्स किरणें जो है वो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के उच्च परमाणु क्रमांक वाले लक्ष्य पर टकराने से उत्पन्न होती हैं। तो इन सब का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है वो भी दिया हुआ है, इन सब के गुण कहाँ क्या क्या है वो भी दिया हुआ है, इनके उपयोग क्या क्या है वो भी दिया हुआ है। तो वो सब बोलने की आवश्यकता हमको नहीं है, वो आप किताब खोलिएगा, नोट्स बना डालिएगा और उसको याद कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ इनका गुण है, क्या क्या इनके उपयोग हैं। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य दी गई है लेकिन वो आपको याद नहीं करना है। सबकी आवृत्ति जो है वो 10⁻⁻7 के पद में, 10⁻12 के पद में, ऐसे अलग अलग दिया हुआ है, तो वो आपको याद नहीं करना है। लेकिन आपको ये क्रम याद करना है, ये जानना है कि किसकी आवृत्ति किससे ज़्यादा होती है और किसकी आवृत्ति किससे कम होती है। ठीक है ना। तो ये आप चार्ट बना करके इसको याद कर डालिएगा और पूरे चैप्टर का नोट्स बना लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट जो है ये यहाँ पर ख़त्म होता है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है बिल्कुल, इसमें न्यूमेरिकल था उसमें तो आपने पूछा नहीं। ठीक है। प्रत्यावर्त धारा वाले चैप्टर में 2-4 न्यूमेरिकल थे, यद्यपि वो भी बहुत मतलब छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, आप लगा लिए होंगे मान लीजिए, लेकिन किसी ने कोई न्यूमेरिकल पूछा नहीं हमसे। तो जो फर्स्ट पार्ट हमारा है ये यहाँ पे आज ख़त्म होता है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया। अब जो सेकेंड पार्ट बचा हुआ है उसमें हम पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत वो देखा जाएगा। लास्ट से तो कुछ पढ़ा भी होगा आपने, पढ़ाया गया है, तो हम इधर से चलेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव से, उसके बाद जहाँ तक पढ़ाया गया वो ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन जो भी आपको पढ़ाया गया है उतना आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्री बोर्ड की परीक्षा भी देखिए आपकी आ गई है, अच्छे से आप खूब मन से इम्तहान दीजिए, यही नंबर पोस्ट हो जाएगा। और इनकेस अगर एग्ज़ाम नहीं होगा बोर्ड परीक्षा का तो वही नंबर फिर आपके मार्कशीट पर भी छप के आ जाएगा। ठीक है। चलिए ठीक है।